हम सब ने ये बात कई बार सुनी है, अगर आपको स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना है तो अंडर वैल्यूड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए और तब तक वेट करना चाहिए जब तक स्टॉक को मार्केट डिस्कवर ना कर ले। जैसे ही ऐसा होता है आपको बम्पर रिटर्न्स मिल सकते हैं। इसी को बोलते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग। इस इन्वेस्टिंग स्टाइल ने पिछले 1 सेंचुरी से इन्वेस्टर्स को काफी अट्रैक्ट किया है, जिनमें बेंजामिन ग्राहम और वॉरेन बफेट जैसे लेजेंड्स तक के नाम शामिल हैं। कंसेप्चुअली ये आसान लग सकता है, लेकिन ऐसी कंपनीज ढूंढना जिन्हें मार्केट्स इग्नोर कर रही हैं काफी मुश्किल होता है। ऐसी कंपनीज को ढूंढने के लिए इन्वेस्टर्स अक्सर क्वार्टरली रिजल्ट्स को फॉलो करते हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल्स अटेंड करते हैं, न्यूज ट्रैक करते हैं और कंपेटिटर्स को स्टडी करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारे पास फैक्टर फंड्स हैं, जैसे निफ्टी 50 वैल्यू 20 और निफ्टी 200 वैल्यू 30। ये फंड्स वैल्यूएशन पैरामीटर्स जैसे प्राइस टू अर्निंग्स, प्राइस टू बुक एटसेट्रा का यूज करके अंडर वैल्यूड कंपनीज को ढूंढते हैं। लेकिन क्या वाकई में ऐसे वैल्यूएशन पैरामीटर्स से आप वैल्यू स्टॉक्स ढूंढ सकते हैं? क्या वॉरेन बफेट ऐसे फंड्स को अप्रूव करेंगे? हम आज के वीडियो में इसका आंसर ढूंढेंगे। हेलो एंड वेलकम टू ईटी मनी हिंदी। इस वीडियो में हम वैल्यू इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल्स के बेसिस पर फैक्टर फंड्स का एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि वैल्यू इंडाइसेस को बनाने के लिए किन पैरामीटर्स का यूज किया जाता है। फिर हम इन इंडाइसेस के परफॉर्मेंस को एनालाइज करेंगे और उन्हें उनके बेंचमार्क्स के साथ कंपेयर करेंगे। लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि क्या आप ऐसे फैक्टर फंड्स का यूज करके सक्सेसफुली वैल्यू इन्वेस्टिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं या नहीं। इस वीडियो में बहुत सारा डेटा और इम्पॉर्टेंट टेकअवेज हैं जो आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में यूज कर सकते हैं। मैं रेकमेंड करूंगी कि आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए पहले देखते हैं कि वैल्यू इंडाइसेस में क्या क्या चीजें होती हैं। वैल्यू इंडाइसेस कैसे बनते हैं, उस पर जाने से पहले एक बात हाईलाइट करना चाहूंगी। इस एनालिसिस के लिए हमने केवल एनएससी के प्योर वैल्यू इंडाइसेस को लिया है और उन मल्टी फैक्टर इंडाइसेस को कंसिडर नहीं किया जो वैल्यू को सिर्फ एक फैक्टर के तौर पर यूज करते हैं। हमने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि प्योर वैल्यू इंडाइसेस से हमें इस स्ट्रैटेजी के काम करने का बेटर आइडिया मिलेगा। इसके लिए हमने 3 इंडाइसेस को शॉर्टलिस्ट किया है, निफ्टी 50 वैल्यू 20, निफ्टी 200 वैल्यू 30 और निफ्टी 500 वैल्यू 50। इन इंडाइसेस के नाम से ही हमें इनके बारे में कुछ आइडिया मिल जाता है। जैसे कि निफ्टी 50 वैल्यू 20 इंडेक्स निफ्टी 50 से 20 वैल्यू स्टॉक्स पिक करता है। इसी तरह बाकी 2 इंडाइसेस निफ्टी 200 और निफ्टी 500 से रिस्पेक्टिव 30 और 50 वैल्यू स्टॉक्स को पिक करते हैं। निफ्टी 200 वैल्यू 30 और निफ्टी 500 वैल्यू 50 के केस में स्टॉक सेलेक्ट करने के क्राइटेरिया सेम है, लेकिन निफ्टी 50 वैल्यू 20 में स्टॉक सिलेक्शन के पैरामीटर्स थोड़े अलग हैं। चलिए पहले देखते हैं कि निफ्टी 50 वैल्यू 20 इंडेक्स के लिए स्टॉक्स कैसे सेलेक्ट किए जाते हैं। फैक्टर इंडेक्स बनाने में 4 क्रिटिकल स्टेप्स होते हैं। पहला है इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स का सिलेक्शन, दूसरा स्टेप है स्टॉक्स की शॉर्टलिस्टिंग, तीसरा स्टेप है इंडेक्स में सिलेक्टेड स्टॉक्स का वेट डिसाइड करना और लास्ट में इंडेक्स मेकर्स, इस केस में एनएससी इंडाइसेस, को डिसाइड करना होता है कि इंडेक्स को कितनी फ्रीक्वेंटली रिव्यू और रीबैलेंस किया जाएगा। तो निफ्टी 50 वैल्यू 20 के लिए यूनिवर्स है निफ्टी 50। दूसरे स्टेप के लिए आमतौर पर हर स्टॉक को फाइनेंशियल मैट्रिक्स के बेसिस पर एक स्कोर दिया जाता है। निफ्टी 50 वैल्यू 20 के केस में इंडेक्स हर स्टॉक को 4 मैट्रिक्स पर स्कोर करता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, डिविडेंड यील्ड, प्राइस टू बुक और प्राइस टू अर्निंग्स रेशो। हम यहाँ टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाएंगे, बस कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दूं कि डिविडेंड यील्ड, प्राइस टू बुक और प्राइस टू अर्निंग्स रेशो वैल्यू स्टॉक सिलेक्ट करने के पॉपुलर मैट्रिक्स हैं। लो पीई या पीबी और हाई डिविडेंड यील्ड वाली कंपनी को वैल्यू क्विक माना जाता है। वही क्वालिटी स्टॉक सेलेक्ट करने के लिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एक पॉपुलर मैट्रिक है। ये मैट्रिक दिखाता है कि एक कंपनी अपने कैपिटल का कितनी एफिशिएंटली यूज करके प्रॉफिट जनरेट कर रही है। तो इसे वैल्यू स्टॉक्स को ढूंढने का एक हार्डकोर पैरामीटर नहीं माना जा सकता। इसलिए हमारा मानना है कि स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट करने के लिए इसका यूज करने से ये प्योर वैल्यू इंडेक्स नहीं बन जाता है। इनफैक्ट ये क्वालिटी प्लस वैल्यू इंडेक्स जैसा है। एनीवे, चलिए देखते हैं कि एनएससी इंडाइसेस इस इंडेक्स के लिए स्टॉक्स को कैसे सेलेक्ट करता है। सिलेक्शन क्राइटेरिया में आरओसीई का वेट 40%, डिविडेंड यील्ड का 10%, प्राइस टू बुक का 20% और प्राइस टू अर्निंग्स का 30% है। इसके बेसिस पर हर स्टॉक का कंसोलिडेटेड स्कोर कैलकुलेट किया जाता है। फिर हाईएस्ट स्कोर्स वाले 20 स्टॉक्स इंडेक्स के लिए सेलेक्ट किए जाते हैं।
तीसरा स्टेप है हर स्टॉक को वेट असाइन करना। ये स्टॉक के फ्री फ्लोट मार्केट कैप के बेसिस पर किया जाता है। तो जिस स्टॉक का फ्री फ्लोट मार्केट कैप ज़्यादा होगा उसे पोर्टफोलियो में ज़्यादा वेट मिलेगा। हालांकि किसी भी स्टॉक का मैक्सिमम वेट 15% से ज़्यादा नहीं होता। ऐसा इंडेक्स में कॉन्सेंट्रेशन अवॉइड करने के लिए किया जाता है। अब आता है आखिरी क्रिटिकल डिसीजन, इंडेक्स को कितनी फ्रीक्वेंटली रिव्यू और रीबैलेंस किया जाए। निफ्टी 50 वैल्यू 20 को हर क्वार्टर रीबैलेंस किया जाता है। फिलहाल टॉप 10 होल्डिंग्स में इन्फोसिस का 14.91% के साथ हाईएस्ट एलोकेशन है, क्योंकि इसका फ्री फ्लोट मार्केट कैप सबसे ज़्यादा है। इसके बाद 14.49% के साथ आईसीआईसीआई बैंक और 11.32% एलोकेशन के साथ आईटीसी का नंबर आता है। अब हम जल्दी से बाकी दो इंडाइसेस के स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस को देख लेते हैं। ज़्यादातर प्रोसेस सेम है, इसलिए मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट पार्ट्स को हाईलाइट करूंगी। आप इन दोनों इंडाइसेस के नाम से इनके यूनिवर्स का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये है निफ्टी 200 और निफ्टी 500। ये भी स्टॉक सिलेक्शन के लिए 4 मैट्रिक्स का यूज करते हैं। इसमें अर्निंग्स टू प्राइस, बुक वैल्यू टू प्राइस, सेल्स टू प्राइस और कंपनी की डिविडेंड यील्ड शामिल है। इस केस में 3 पैरामीटर्स वही हैं, लेकिन इंडेक्स मेकर्स ने आरओसीई की जगह सेल्स टू प्राइस का यूज किया है। इससे ये दोनों इंडाइसेस एक बेटर वैल्यू इंडेक्स बनते हैं, क्योंकि ये चारों रेशियोज ट्रेडिशनली वैल्यू स्टॉक सेलेक्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। स्टॉक्स को चारों रेशियोज के बेसिस पर स्कोर मिलता है, और जब इन स्टॉक्स के लिए कंसोलिडेटेड स्कोर की कैलकुलेशन की जाती है तो सभी 4 रेशियोज का वेट बराबर होता है। हालांकि स्टॉक को वेट असाइन करने में एक स्लाइट डिफरेंस है। इन दो इंडाइसेस में स्टॉक के वेट को डिसाइड करने के लिए फ्री फ्लोट मार्केट कैप और फैक्टर स्कोर के कॉम्बिनेशन का यूज किया जाता है। लास्टली, ये दोनों इंडाइसेस अपने पोर्टफोलियो को हर साल जून और दिसंबर में सेमी एनुअली रीबैलेंस करते हैं। अब चलिए इन इंडाइसेस की टॉप 10 होल्डिंग्स को देखते हैं। एनटीपीसी का एलोकेशन दोनों इंडाइसेस में हाईएस्ट है। साथ ही दोनों इंडाइसेस की टॉप 10 होल्डिंग्स में से 9 सेम है और ज्यादातर लार्ज कैप कंपनीज हैं। इसका रीजन ये है कि लार्ज कैप कंपनीज जनरली मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स के कंपैरिजन में लोअर वैल्यूएशंस पर ट्रेड करती हैं। इसके अलावा लार्ज कैप स्टॉक्स का लार्जर फ्री फ्लोट मार्केट कैप भी इंडेक्स में उनके हायर रिप्रेजेंटेशन को एक्सप्लेन कर सकता है। चलिए अब इन इंडाइसेस के परफॉर्मेंस को देखते हैं। इन इंडाइसेस के परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए हमने पहले उनके ट्रेलिंग रिटर्न्स को देखा। यहाँ हमने उनकी शुरुआत के बाद से उनके 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 7 ईयर और 10 ईयर रिटर्न्स पर गौर किया। हमने ऑब्जर्व किया कि सभी वैल्यू इंडाइसेस ने हर टाइम फ्रेम में अपने पेरेंट को आउट परफॉर्म किया है। इनका परफॉर्मेंस खासकर पिछले 5 सालों में बहुत इंप्रेसिव रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, पिछले 5 सालों में वैल्यू इंडाइसेस का आउट परफॉर्मेंस मार्जिन भी काफ़ी ज़्यादा रहा है। ये खासकर निफ्टी 200 वैल्यू 30 और निफ्टी 500 वैल्यू 50 के केस में तो सही साबित हुआ। इसका मतलब ये हो सकता है कि इन इंडाइसेस का रीसेंट आउट परफॉर्मेंस उनके लॉन्ग टर्म रिटर्न्स को पुल अप कर रहा है। ये देखने के लिए कि क्या सच में ऐसा ही है, हमने रोलिंग रिटर्न्स पर नजर डालने का फैसला किया। हमने 1 जनवरी 2009 से 18 अक्टूबर 2024 के बीच इन फंड्स के 7 ईयर रोलिंग रिटर्न्स कैलकुलेट किए। निफ्टी 50 वैल्यू 20 के लिए एवरेज रोलिंग रिटर्न्स 15.11 रहे। ये निफ्टी 50 के 12.4% से बेटर हैं। हमने एनालिसिस को डिटेल में देखा और इंडेक्स के मिनिमम और मैक्सिमम रिटर्न्स को एग्जामिन किया। ये एक आइडिया देता है कि मिनिमम और मैक्सिमम या किस रेंज में इन्वेस्टर्स रिटर्न्स हासिल कर सकते थे। निफ्टी 50 वैल्यू 20 इंडेक्स के मिनिमम और मैक्सिमम रिटर्न्स इसके बेंचमार्क से बेटर रहे। इसका मिनिमम रिटर्न 8.37% था, जबकि निफ्टी 50 का 5.73% था। इसके मैक्सिमम रिटर्न्स भी बेंचमार्क से काफ़ी बेहतर थे। इससे हमें ये पता चलता है कि निफ्टी 50 वैल्यू 20 ने अपने पेरेंट इंडेक्स से वर्स्ट केस और बेस्ट केस दोनों सिनेरियोज में बेटर परफॉर्म किया है। ये काफ़ी अच्छा है। किसी भी इन्वेस्टर्स को अपने इन्वेस्टमेंट से यही चाहिए होता है। निफ्टी 200 वैल्यू 30 और निफ्टी 500 वैल्यू 50 के एवरेज रोलिंग रिटर्न्स अपने बेंचमार्क से थोड़े कम थे। इसका मतलब है कि ऑन एवरेज इन्होंने अपने पेरेंट इंडेक्स से अंडर परफॉर्म किया है। इनके मैक्सिमम और मिनिमम रिटर्न्स में भी एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड दिखा। दोनों वैल्यू इंडाइसेस के मैक्सिमम रिटर्न्स पेरेंट इंडेक्स से हायर हैं, लेकिन मिनिमम रिटर्न्स लोअर हैं। इसका क्या मतलब है? ये दिखाता है कि दोनों वैल्यू इंडाइसेस अपने पेरेंट इंडाइसेस से ज़्यादा वॉलेटाइल हो सकते हैं। हमने इनके ईयरली परफॉर्मेंस को भी 2010 से चेक किया।
इसके लिए हमने तीनों वैल्यू इंडाइसिस के कैलेंडर ईयर रिटर्न्स को देखा और फिर उनके रिटर्न्स का डिफरेंस पेरेंट इंडाइसिस से कंपेयर किया। इसमें एक इंटरेस्टिंग फाइंडिंग ये रही कि 15 साल के डेटा में निफ्टी 50 वैल्यू 20 ने 11 पीरियड्स में बेटर परफॉर्मेंस दिया। सिर्फ 6 पीरियड्स में रिटर्न्स पेरेंट से लोअर थे। बाकी दो इंडाइसिस ने अपने रिस्पेक्टिव बेंचमार्क से 7 पीरियड्स में अंडर परफॉर्म किया। निफ्टी 200 वैल्यू 30 और निफ्टी 500 वैल्यू 50 ने 2020, 2021, 2022 और 2023 में बेंचमार्क से कंसिस्टेंटली बेहतर परफॉर्मेंस दिया है। यहाँ तक कि आउट परफॉर्मेंस का मार्जिन भी अच्छा है। ये वही बात है जो मैंने पहले भी पॉइंट आउट की थी। ये एक रीज़न हो सकता है कि ट्रेलिंग रिटर्न्स चेक करते समय इन दोनों इंडाइसिस का परफॉर्मेंस अच्छा दिखा, हालांकि रोलिंग रिटर्न्स चेक करते समय ये अंडर परफॉर्मर रहे। अगला स्टेप ये देखना है कि मार्केट के खराब टाइम में इन फंड्स का फॉल पेरेंट इंडाइसिस से कम होता है या नहीं। अगला स्टेप ये देखना है कि मार्केट के खराब टाइम में क्या इन फंड्स का फॉल पेरेंट इंडाइसिस से कम होता है या नहीं। इसके लिए हमने सभी 3 बेंचमार्क्स के क्वार्टरली रिटर्न्स को देखा और उन क्वार्टर्स को शॉर्टलिस्ट किया जिनमें नेगेटिव रिटर्न्स आए थे। फिर हमने उन पीरियड्स में वैल्यू इंडाइसिस का परफॉर्मेंस मैप किया। पहले देखते हैं निफ्टी 50 वैल्यू 20 ने कैसा परफॉर्म किया। जून 2009 के क्वार्टर से अब तक 17 क्वार्टर्स ऐसे रहे हैं जिसमें निफ्टी 50 ने नेगेटिव रिटर्न्स जनरेट किए। अगर हम उन क्वार्टर्स में निफ्टी 50 वैल्यू 20 का परफॉर्मेंस मैप करें तो 17 में से 11 पीरियड्स में इसने बेहतर किया है। इंटरेस्टिंगली जिन पीरियड्स में इसने अंडर परफॉर्म किया वहां डाउन साइड बेंचमार्क से बहुत ज्यादा नहीं था। अगर डाउन साइड पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो निफ्टी 50 वैल्यू 20 ने बेंचमार्क के कंपैरिजन में अच्छा परफॉर्म किया है। अब देखते हैं निफ्टी 200 वैल्यू 30 इंडेक्स के डेटा को। यहाँ 18 क्वार्टर्स ऐसे रहे जिनमें निफ्टी 200 टीआरआई ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए। निफ्टी 200 वैल्यू 30 ने 13 पीरियड्स में इंडेक्स से ज्यादा गिरावट रजिस्टर की और यहाँ डाउनसाइड की डिग्री बेंचमार्क से काफी ज्यादा थी। क्लियरली इस वैल्यू इंडेक्स का डाउनसाइड प्रोटेक्शन पेरेंट इंडेक्स के कंपैरिजन में खराब है। निफ्टी 500 वैल्यू 50 इंडेक्स में भी यही ट्रेंड दिखा। निफ्टी 500 टीआरआई ने 20 क्वार्टर्स में नेगेटिव रिटर्न्स दिए। इनमें से 16 क्वार्टर्स में निफ्टी 500 वैल्यू 50 का डाउनसाइड बेंचमार्क से ज्यादा था। तो निफ्टी 200 वैल्यू 30 और निफ्टी 500 वैल्यू 50 दोनों का डाउनसाइड प्रोटेक्शन खराब है। अब हमारे एनालिसिस से फाइंडिंग्स को समराइज करते हैं। निफ्टी 50 वैल्यू 20 ने रिटर्न्स और डाउनसाइड प्रोटेक्शन दोनों में अच्छा परफॉर्म किया है। अगर आप लार्ज कैप वैल्यू कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये इंडेक्स एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इस इंडेक्स के अच्छे परफॉर्मेंस का एक रीजन ROCE का इस्तेमाल हो सकता है जो कंपनीज को शॉर्टलिस्ट करने में यूज होता है। इंडेक्स ने ROCE को 40% वेट दिया है जो फंडामेंटली अच्छी कंपनीज को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। ये रीजनेबल वैल्यूएशंस पर अवेलेबल है। निफ्टी 200 वैल्यू 30 और निफ्टी 500 वैल्यू 50 ने रोलिंग रिटर्न्स चेक करते समय अपने बेंचमार्क से अंडर परफॉर्म किया है। ये अपने पेरेंट इंडाइसिस से ज्यादा वॉलेटाइल भी हैं। रिसेंट ईयर्स में PSU, डिफेंस, रेलवेज और पावर स्टॉक्स में रैली देखी गई है। इस ब्रॉड बेस्ड रैली से पता चलता है कि इन इंडाइसिस ने पिछले कुछ सालों में अच्छा परफॉर्म किया है। हालांकि अगर हम इन दोनों इंडाइसिस के लॉन्ग टर्म डेटा को देखें तो उनका इन्वेस्टमेंट स्टाइल इंडेक्स के लिए बहुत अच्छा नहीं रहा है। सिर्फ लो वैल्यूएशंस पर अवेलेबल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना इन इंडाइसिस के लिए एक अच्छी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी नहीं दिखती। कई बार कोई स्टॉक्स लो PE पर इसलिए ट्रेड कर रहा होता है क्योंकि कंपनी में कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम होती है। जैसे CESC लिमिटेड का केस लेते हैं। ये कंपनी निफ्टी 500 वैल्यू 50 के पोर्टफोलियो का हिस्सा है। ये PE 17.8 और PB 2.2 पर ट्रेड करती है। इसका मार्केट कैप टू सेल्स 1.6 है। इन मैट्रिक्स के बेसिस पर कंपनी अच्छे वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है। हालांकि अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें तो पता चलता है कि रेवेन्यू बढ़ने के बावजूद इसका ऑपरेटिंग और नेट प्रॉफिट मार्जिन डिक्रीज हुआ है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जनवरी 2020 क्वार्टर में 27.9% था, जो बाद में गिरकर जून 2024 क्वार्टर में लगभग 7.63 तक आ गया है। ये दिखाता है कि कंपनी अपने बिजनेस में फंडामेंटल प्रॉब्लम के कारण सस्ते वैल्यूएशन पर अवेलेबल है, तो सिर्फ लो वैल्यूएशन के बेसिस पर इन्वेस्ट करना अच्छा आइडिया नहीं लगता। निफ्टी 200 वैल्यू 30 और निफ्टी 500 वैल्यू 50 इंडेक्स में और भी कई कंपनीज हैं जिनमें फंडामेंटल इश्यूज हैं। इस बेसिस पर ऐसा लगता है कि सिर्फ लो वैल्यूएशन वाली कंपनीज खरीदने के बजाय
वैल्यूएशन रेशियोज के साथ क्वालिटी मेट्रिक्स को यूज करना वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए बेहतर अप्रोच हो सकता है। वॉरेन बफेट तो डेफिनेटली अप्रूव नहीं करेंगे कि सिर्फ ऐसी रेशियोज यूज करके स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाए। इसके साथ ही हम इस वीडियो के एंड पर आ गए हैं। हमें उम्मीद है आपको ये तीनों इंडाइसेस का एनालिसिस इंसाइटफुल लगा होगा। अगर आपको ये पसंद आया हो तो मैं रेकमेंड करूंगी कि आप बाकी 2 फैक्टर्स का एनालिसिस भी देखें। उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिए गए हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि कौन सी वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी आपको बेहतर लगी। एंड आई विल सी यू सून नेक्स्ट टाइम। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.